धर्मा का महायुद्ध अनकही कथा भाग 2 अध्याय 15 नाना का जवाब। डेटा की धाराएं हवा में बिना किसी रुकावट के प्रभावित हो रही थी और ऐसा प्रतीत होता था कि पारदर्शी पैनल कई हवा में अदृश्य धागों से बंधे थे। जटिल ग्राफ, चमकदार चार्ट और गिरते हुए आंकड़े नोकोवित के चारों ओर मंडरा रहे थे, जो हल्की हाथ की हरकतों के प्रति प्रतिक्रिया दे रहे थे। कमरा उन्नत तकनीक की धीमी गूंज से गूंज रहा था, एक ऐसा वातावरण बना रहा था जो मंत्र मुग्ध करने वाला और स्वप्निल था, जहां जानकारी केवल देखी ही नहीं बल्कि त्रिआयामी रूप में अनुभव भी की जा रही थी। उसके बड़े आलीशान कैबिन में नोकोवित अपनी ही कुछ कैलकुलेशन को बीच में रोकते हुए बोला, ये तुम क्या कह रहे हो डायस? सर, मुझे इरिट्रिया के कॉर्प्स से ये जानकारी प्राप्त हुई है। डायस थोड़ा असहज होते हुए बोला। उसे पता था नोकोवित की शातिर और पैनी निगाहों से कुछ नहीं बच सकता था। मैं ये कैलकुलेशन कई बार चेक कर चुका हूं, कुछ तो गड़बड़ है। नोकोवित अपने मानसिक संदेश द्वारा उन इंफॉर्मेशन और डेटा को जिनके बीच वो खड़ा था उन्हें बंद करते हुए बोला, सर, कॉर्प्स की एक अधिकारी है, वीवो, उसने इंक्वायरी की थी। डायस थोड़ा शक पखाते हुए बोला, परंतु मेजोल प्लैनेट के नजदीक ब्लैक होल में ऐसा भंवर उठे कि कोई स्पेसशिप इरिट्रिया ग्रह के अंदर आ जाए, ये संभव ही नहीं लगता। कोई भी ऐसा क्वांटम एंटेंगलमेंट नहीं है जो ऐसा कर सके। मैंने सभी कैलकुलेशन चेक कर लिए हैं। नोकोवित कुछ सोचते हुए बोला, सर, वीवो ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि उस प्राणी के अंदर टाइमेक्स की चिप ही नहीं थी और उसका स्पेसशिप एमवी कैरेस्टोर कभी इरिट्रिया में एंटर ही नहीं हुआ था। इसका एक ही मतलब हो सकता है डाइस। मर्कल ने बोरो के बाद हमारे खिलाफ एक नया षड्यंत्र रचा है। सर, तो क्या इस बार मर्कल ने किसी ऐसे प्राणी को जॉर साम्राज्य में भेजा है जो इरिट्रिया के कॉर्प्स को चकमा देकर प्लेनेट में घुस जाए और वहां से निकल भी जाए? वो ऐसा क्यों करेगा? मेजोल से इरिट्रिया क्यों आएगा? तुम नीरे मूर्ख हो डायस। नोकोवित गुर्राया। डायस का चेहरा लटक गया। वो एक आधा इंसान आधा मशीन जरूर था, परंतु वो अपने आप को पूरे साम्राज्य में सबसे इंटेलिजेंट समझता था। नोकोवित ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसे डायस अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट मानता था। वो हमेशा इसी कोशिश में होता था कि नोकोवित की प्रशंसा पाए, परंतु वो विरले ही संभव हो पाता था। नोकोवित डाइस को देखते हुए बोला, बोरो मेजोल से अरेस्ट हुआ। उसके उस निफ्टी जिसमें वो अरेस्ट हुआ था, उसके रिकॉर्ड में था कि उस स्पेसशिप में बोरो के अलावा लेडी तारा, जोरो और धर्मा नाम के व्यक्ति थे। और ये धर्मा कभी अरेस्ट नहीं हुआ सर। डायस बीच में बोला, हाँ डायस, वीवो की रिपोर्ट के हिसाब से वो व्यक्ति जो मेजोल के ब्लैक होल में फंसकर इरिट्रिया आया था, वो भी मेजोल पर था। तो सर, ये व्यक्ति वो धर्मा ही है? हाँ डायस, सबसे ज्यादा संभावना इसी बात की है। परंतु वो इरिट्रिया पर क्यों आएगा? डायस थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, वो निफ्टी चुराने के लिए जिसमें बोरो अरेस्ट हुआ था और जिसे इरिट्रिया में अजय सेना के पास रखवाया गया था। सर, वो निफ्टी, डाइस मानसिक कैलकुलेशन करते हुए बोला, जनक 290 को अजय सेना की कस्टडी से चुरा लिया गया था। तो ये धर्मा किसी तरह मेजोल से इरिट्रिया पहुंचा और उस जनक 290 निफ्टी को लेकर कॉल्स को मूर्ख बनाकर इरिट्रिया से निकल भी गया। डाइस कुछ सोच में पड़ गया था।
ये धर्मा इतना बड़ा दुस्साहस कैसे कर सकता था? ये जो कार्य उसने कर दिखाया था, ये कोई साधारण कार्य नहीं था। मर्कल ने इस बार बोरो के बदले किसी शातिर प्राणी को लगाया था। कहीं वो नोकोवित और जौर साम्राज्य को अतुलनीय क्षति न पहुंचा दे। तुम सही सोच रहे हो डायस, नोकोवित एक खूंखार लहजे में बोला। इस बार मर्कल ने बहुत ही बड़ा गेम खेला है। ये धर्मा कोई साधारण प्राणी नहीं है। नोकोवित फिर अपने ही विचारों में खो गया। ऐसा व्यक्ति जो जनक 290 पर था जब प्रोफेसर बोरो और बाकी लोगों को अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट से ठीक पहले धर्मा ने उस स्पेसशिप को छोड़ दिया था। कहीं अनंत अंतरिक्ष में भटकने का दुस्साहस करना आसान नहीं है। थाइजर ये कैसे प्राणी थे जो ये अंतरिक्ष में भटकने का दुस्साहस कर सकते थे? फिर वो अंतरिक्ष में भटकते हुए कहाँ गायब हो गया था? फिर वो बिना किसी स्पेसशिप के मेजोल से इरिट्रिया ग्रह कैसे आ गया? इरिट्रिया प्लेनेट में जनक 290 को चुराया, उसके न्यूरल मेटा डेटा में चेंज किया और उसे एमवी कैरेस्टो नाम दे दिया, और इरिट्रिया के कॉर्प्स को मूर्ख बनाकर उस निफ्टी के साथ बाहर निकल गया। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। क्या उस बॉफ में लिखी सन ऑफ गॉड की भविष्यवाणी सच हो रही थी? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूं? नुकोविद अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोला। डायस, तुम और मैं इरिट्रिया चलेंगे। अब से हम कुछ समय वहीं रहेंगे। मुझे नहीं पता इस धर्मा का क्या प्लान है, परंतु मुझे आभास हो गया है कि ये धर्मा उस टेररिस्ट बोरो से भी खतरनाक गेम खेलने वाला है। यस सर, मैं अभी जोर से इरिट्रिया जाने का प्रबंध करता हूं, डायस बोला और वहां से चला गया। नोकोवित अपने ही ख्यालों में खो गया था। ये धर्मा मेजोल से इरिट्रिया कैसे पहुंच गया? इसने जनक 290 को कैसे चुरा लिया? इसने जनक 290 का नाम बदलकर एमवी कैरेस्टर कैसे कर दिया? क्यों वीवो और कॉज के सुपर कंप्यूटर इसको पकड़ नहीं पाए? कौन था ये धर्मा? क्या ये वही व्यक्ति था जिसको पैरेलल यूनिवर्स से लाया गया था? ये पैरेलल यूनिवर्स से आया प्राणी कौन है? मर्कल एक बहुत ही शक्तिशाली दुश्मन था। वो अपनी हार का बदला नोकोवित से लेकर ही रहेगा। अब ये युद्ध ईगो का प्रश्न बन चुका था। नोकोवित के पास क्विड जरूर था, जिसके प्रयोग से उसने मर्कल को एक बार हरा दिया था, परंतु मर्कल ने अब एक ऐसा खेल खेला था जो शायद नोकोवित की समझ से भी परे था। पैरेलल यूनिवर्स से आया एक ऐसा व्यक्ति जो वो सब कुछ कर सकता था जो शायद नोकोवित स्वयं भी ना कर पाए। ये खेल अब एक खतरनाक मोड़ लेने वाला था। पहली बार कुछ ऐसा था जो नोकोवित जैसे फ्रान गैलेक्सी के सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति के भी समझ से परे था। नाना का होलोग्राफिक प्रतिरूप अपनी सीट से उठा और बोला, सर, प्रोसिक्यूशन ने स्टोरी तो बहुत अच्छी बताई है, प्रोफेसर बोरो के मोटिव को भी अच्छे से पेश किया है, परंतु इस पूरी कहानी में एक बेसिक फ्लो है, मूलभूत समस्या। पूरा कोर्ट रूम और सभी लोग इस कोर्ट प्रोसेस को देख रहे थे। नाना इरिट्रिया का सबसे सम्मानीय वकील था, परंतु इस वक्त जौर प्लेनेट पर था और उसे जौर के न्यायिक प्रोसेस की जानकारी नहीं थी। फिर भी नाना ने ये ठान रखा था कि वो अपने क्लाइंट्स के लिए जी जान लगा देगा। उसे शायद प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा और जोरो तीनों ने ही सही सही जानकारी नहीं दी थी। वो अनुभवी लॉयर था और इतना समझ गया था कि उसके क्लाइंट उसे बहुत कुछ छुपा रहे थे, परंतु इसके बावजूद नाना हार नहीं मान सकता था। वो आगे बोला,
चलिए मान लेते हैं प्रोफेसर बोरो ने मर्कल से पैसे लिए। ये भी मान लेते हैं कि प्रोफेसर बोरो नोकोविच से क्विट की जानकारी लेना चाहते थे। तो क्या केवल इसीलिए कि बोरो को क्विट की जानकारी नहीं मिली, तो क्या वो अपनी बेटी की जान ले लेंगे? वो अपने ही नाती को अगवा भी कर लेंगे? और यदि ऐसा हुआ भी है, तो कहाँ है वो नाती? नाना ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि नाती जिसका अपहरण बोरो ने किया था, उसकी कोई डिटेल्स मौजूद नहीं है और ना ही प्रोसिक्यूशन ने इस बात की कोई डिटेल्स प्रस्तुत करने की जहमत उठाई थी। उस जज ने नाना के इस पॉइंट को नोट कर लिया था। नाना आगे बोला, नोकोविच अपने स्पेसशिप बोमिनी में खुद प्रोफेसर बोरो और जोरो को लेकर पैरेलल यूनिवर्स गए थे। ये बात अभी प्रोसिक्यूटर वकील साहब ने खुद बोली है। नाना ने एक नजर प्रोसिक्यूटर को देखा। वो मानसिक संदेश द्वारा अपने नोट्स लेने में बिजी था। उसने नाना की नजर को नजरअंदाज कर दिया। नाना हल्का सा मुस्कुराया और आगे बोलना चालू किया। प्रोफेसर बोरो का प्लान ये था कि नोकोविच को पैरेलल यूनिवर्स में ही मार डाले। अब इस बात पर गौर फरमाइए। प्रोफेसर बोरो ने मर्कल से पैसे लिए और फिर उनका प्लान था कि वो अपने आप को ही मार ले। फिर वो पैसा उनके किस काम का? प्रोसिक्यूटर के हिसाब से प्रोफेसर बोरो को अपनी बेटी से और अपने नाते से भी कोई प्रेम नहीं था। नाना एक पल के लिए रुका। उसने देखा जज का होलोग्राफिक इमेज अब नाना की बातों को सीरियसली सुन रहा था और अपने नोट्स ले रहा था। नाना प्रोसिक्यूटर के ओपनिंग स्टेटमेंट में ऐसे ऐसे लूप होल ढूंढ रहा था जो शायद प्रोसिक्यूटर ने सपने में भी नहीं सोचे थे। नाना ने आगे कहा, इतने समय से प्रोफेसर बोरो प्रोसिक्यूशन की कस्टडी में है, तो क्यों नहीं मनी ट्रेल एस्टेब्लिश कर पाया प्रोसिक्यूशन? कहाँ है इस बात का सबूत कि मर्कल से पैसे प्रोफेसर बोरो के पास आए थे? यदि प्रोसिक्यूशन सिर्फ बनी बनाई कहानी नहीं बनाए कि प्रोफेसर बोरो मर्कल के इशारों पर काम कर रहे थे, खुद को भी मारना चाह रहे थे, अपनी पुत्री की हत्या की थी, अपने नाती को भी अगवा कर रहे थे, तो उन्हें सच्चाई साफ साफ दिख जाती। नाना ने फिर एक नजर प्रोसिक्यूटर को देखा। वो अब थोड़ा असहज हो रहा था। उसने नाना को हल्के में ले लिया था। नाना इतना भी कमजोर वकील नहीं था। धर्मा ने यदि नाना को चुना था तो उसने सही चुनाव ही किया था। नाना ने आगे बोला, अब मैं बताता हूं सच्चाई क्या थी। नोकोविच ने क्विट बना लिया था। उसने मर्कल को हरा भी दिया था और इरिट्रिया पर कब्जा भी कर लिया था। परंतु क्विट के प्रयोग से पैरेलल यूनिवर्स की एक घातक टनल बन गई। इसका मतलब ये हथियार बार बार प्रयोग में नहीं लाया जा सकता था, क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो पूरी फ्रान गैलेक्सी ही नष्ट हो जाएगी। इसीलिए नोकोविच को आवश्यकता पड़ी प्रोफेसर बोरो की। नाना ने थोड़ा पॉज लिया। अब प्रोसिक्यूटर ज्यादा ही असहज हो गया था। उसे जो अपना मास्टर स्ट्रोक लग रहा था, वो अब एक बचकाने जोक से ज्यादा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा था। नाना अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में प्रोसिक्यूटर के स्टेटमेंट की धज्जियां उड़ा रहा था। नाना आगे बोला, प्रोफेसर बोरो को भी एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। उन्हें नोकोविच के इस प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला और ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्होंने नोकोविच के साथ काम करना मंजूर किया, पैरेलल यूनिवर्स गए और आखिर अपनी मेहनत से वो तरीका खोज लिया जिससे क्विट को बिना पैरेलल यूनिवर्स की टर्नल खोले भी प्रयोग में लाया जा सकता था। नाना फिर प्रोफेसर बोरो की होलोग्राफिक इमेज के पास चलते हुए गए। उन्होंने प्रोफेसर बोरो को देखा, जो मुंह नीचे किए सब कुछ सुन रहे थे। नाना आगे बोले, फिर इस महान प्रोफेसर पर
नोकोविद ने दबाव डाला कि वो उसे बता दे कि कैसे बिना फ्रान गैलेक्सी को घातक नुकसान पहुंचाए क्विड का प्रयोग किया जा सकता था। परंतु प्रोफेसर बोरो को समझ आ गया था कि यदि नोकोविद को क्विड का ऐसा प्रयोग करना आ गया तो वो शायद पूरी फ्रान गैलेक्सी पर ही कब्जा कर लेगा, जैसे उसने इरिड्रिया पर कब्जा कर लिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके पिता रॉल्फ इरिड्रिया को पहले युद्ध में नहीं जीत पाए थे। नाना ने फिर प्रोसिक्यूटर की तरफ देखा और बोला, तो सच्चाई ये थी कि प्रोफेसर बोरो मेजॉल में इसलिए छुप गए थे क्योंकि वरना नोकोविद इनसे क्विड की जानकारी प्राप्त कर लेता। मर्कल ने प्रोफेसर बोरो की मदद जरूर की, परंतु केवल इतनी ताकि वो मेजॉल में छुप सके। बाकी बिलीवर ऑफ वॉफ आदि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से यदि प्रोफेसर बोरो का डायरेक्ट कनेक्शन है तो प्रोसिक्यूटर साबित करे, मनी ट्रेल साबित करे। प्रोफेसर बोरो को अरेस्ट केवल इसलिए किया गया ताकि उन पर दबाव बनाकर नोकोविद उनसे क्विड का सफल और सही प्रयोग जान सके। नाना ने ये कहा और इसी के साथ उस कोर्ट रूम में एक गहरी खामोशी छा गई। वहां मौजूद अधिकतर होलोग्राफिक इमेजेस जौर के लोगों की थी। सभी लोग प्रोफेसर बोरो से नफरत करते थे। नोकोविद जौर के लोगों के बीच एक हीरो था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि प्रोफेसर बोरो के पक्ष में भी कोई तर्क रखे जा सकते थे क्या। और एक इरिट्रिया जैसे अविकसित प्लेनेट से आया वकील अति विकसित जौर प्लेनेट के प्रमुख प्रोसिक्यूटर के सामने क्या ही टिक पाएगा। सभी लोग इस केस को सिर्फ एक तरफा केस ही समझ रहे थे, परंतु नाना के ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद अब लोगों के विचार थोड़े बदलने लगे थे। नाना ने बता दिया था कि यदि कोई भी अपने पर आ जाए तो वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। नाना को तो धर्मा ने चुना था, सन ऑफ गॉड ने, और ये चुनाव गलत नहीं हो सकता था। जोरो को भी अब लग रहा था कि सन ऑफ गॉड इसीलिए खुद अरेस्ट नहीं हुए ताकि वो नोकोविद को न सिर्फ चुनौती दे सके अपितु प्रोफेसर बोरो को भी इस कोर्ट केस से बचा सके। जोरो के मन में धर्मा के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। बोरो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे पता था कि वो नोकोविद के चुंगल में फंस चुका था। ये कोर्ट केस मात्र एक दिखावा है और नाना चाहे कितने भी अच्छे तर्क क्यों ना दे दे, ये जज नाना के पक्ष में फैसला नहीं सुनाएगा। लेडी तारा शांत थी। उसे पता था उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। उन्हें इस प्रक्रिया के साथ ही आगे जाना होगा।